अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने चालुक्य ख़ानदान के बारे में पढ़े थे। चालुक्य ख़ानदान के ताल्लुक़ से मौरख़ीन ये बताते हैं कि ये तीन शाखें थीं दक्कन में, और ये तीन चालुक्य शाखें जो थी दक्कन के अलग अलग इलाक़ों पर हुकूमत की थी। और इन तीन चालुक्यों में सबसे सरफ़हरिस्त जो इसका नाम आता है वो मगरबी चालुक्य थे। उसके बाद दूसरी जो शाख थी वो मशरिक़ी चालुक्य थे, और उसके बाद तीसरी जो शाख थी वो कल्याणी के चालुक्य थे। तो इस तरह से इन तीन शाखों के चालुक्य हुक्मरानों ने दक्कन के अलग अलग इलाक़ों पर हुकूमत की थी। तो का चालुक्य के मशहूर शाखों में ये तीन शाखें आते हैं। ये लोग जो है आहन या गुज्जर और दीगर बैरूनी हमलावरों की नस्ल से बताए गए हैं। लेकिन बाद मौरख़ीन बताते हैं कि ये आंध्रा के शोहन ख़ानदान को ज़वाल हुआ तो चालुक्य सिलसिले के जागीरदारों ने अपने अपने इलाक़ों पर ख़ुद अपनी आज़ाद सल्तनत क़ायम कर ली थी। ये बात बताई जाती है, ये तारीख़ में पढ़ने को हमको मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये बैरूनी और गुज्जर या बैरूनी हमलेवारों की नस्ल से बताए जाते हैं। ये और एक बात ये बताई जाती है कि ये जो थे वो आंध्रा के चौहान ख़ानदान में बतौर मुलाजिमत काम करते थे, बतौर मुलाजिम काम करते थे। लेकिन जब ये ख़ानदान का ज़वाल हुआ, चौहान ख़ानदान का ज़वाल हुआ, तो चालुक्य के सिलसिले जागीरदारों ने जो थे उस चौहान सल्तनत में या फिर चौहान हुक्मरानों के मातहत ये जागीरदार किसी से खिदमत अंजाम देते थे। तो चौहान सल्तनत का ज़वाल हुआ तो ये अपने अपने इलाक़ों में खुद मुख्तार और आज़ाद सल्तनत क़ायम करने में कामयाब हासिल की थी। तो मगरबी चालुक्य के ताल्लुक़ से ये बात सामने आ जाती है कि इनका जो दारुल खलीफा था, ये अपना सदर मकाम जो बनाए थे वटापी को बनाए थे, इसलिए ये लोग बादामी चालुक्य कहलाते हैं। वटापी जो है दक्कन के मगरबी हिस्से का एक इलाक़ा है, उस इलाक़े का नाम था वटापी। वटापी कहो या वटापी कहो, तो अपने अपने दारुल सल्तनत जो बनाए थे वो वटापी बनाए थे, इसलिए इन्हें बादामी चालुक्य भी कहा जाता है। तो दक्कन के दूसरे हिस्सों में जो चालुक्यों ने हुकूमत की थी ये इन्हीं के सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते थे। यानी कि दक्कन के मगरबी हिस्से पर तो बादामी चालुक्य हुकूमत कर रहे थे, वटापी को अपना सदर मकाम बनाए थे। लेकिन दक्कन के दूसरे हिस्सों पर जो हुकूमत कर रहे थे ये इन्हीं के सिलसिले के हुक्मरान थे, इन्हीं के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। और बादामी चालुक्य जो बानी था जयसीमा था, जयसीमा जो है दक्कन के इलाक़े में प्रवक्ता राजाओं के पास फरमान की हैसियत से हुकूमत किया करता था। लेकिन बाद में उसके पोते पलकिशन अव्वल ने अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सल्तनत क़ायम कर ली और वटापी को अपना पायतख्त बनाया था। वटापी को यानी उस दक्कन का मगरबी इलाक़ा है, उस इलाक़े को अपना सदर मकाम बनाया था और अपना दारुल सल्तनत बनाया था। उसके पलकिशन अव्वल के बाद उसका बेटा पलकिशन दूम तख्त नशीन बनता है 610 ईस्वी में, और इसका जो दौर रहा है 610 से 642 तक रहा है। तो उसने अपने दौर हुकूमत में बहुत सारी सल्तनत मुस्तहकम किया था। और इसके तमाम मालूमात जो है हमको इसके फतवाहत के सिलसिले में, पलकिशन दूम की फतवाहत के सिलसिले में, उसके कारनामों के सिलसिले में हमें ए होल के खुतबे से मालूमात हासिल होती है। और उसने तकरीबन दक्कन के इलाक़े पर हुकूमत करते हुए 611 ईस्वी में अपने फतेह के इलाक़े को अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को जागीरदार बनाता है। 611 ईस्वी में अपने छोटा भाई पलकिशन दूम का छोटा भाई था विष्णुवर्धन को उसने क्या बोलते हैं जो फतेह किया था इलाक़ा, उन इलाक़ों को पालालूर के इलाक़े को या फिर महेंद्र वर्मन से जो इलाक़े हासिल किए थे उस इलाक़े का जागीरदार, जिसके सूबेदार या जागीरदार कहो या उस इलाक़े को देखभाल करने के लिए जिसको मुकर्रर किया था उसका छोटा भाई विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन बाद में जो है खुद मुख्तार हो जाता है। तो विष्णुवर्धन खुद मुख्तार हो जाता है। तो विष्णुवर्धन कब खुद मुख्तार होता है, तो ये बात 611 में उसको क्या बोलते हैं जिम्मेदारी दी गई थी, उस इलाक़े की देखभाल के लिए जागीरदार बनाया गया था। तो दक्कन के इस इलाक़े में चालुक्य के एक अलहदा सिलसिला शुरू होता है। जब 611 में विष्णुवर्धन को इलाक़े का जागीरदार बनाया तो कुछ अरसे बाद विष्णुवर्धन ने खुद मुख्तार हुक्मरान बन जाता है, खुद मुख्तार राजा बन जाता है। उस दक्कन के दूसरे हिस्से पर हुकूमत करना शुरू कर देता है। तो दक्कन के इस इलाक़े पर चालुक्यों के एक अलहदा शाख का सिलसिला शुरू होता है। ये अलहदा शाख
इलाके क्या होता है, मशरक़ी चालुक्य कहलाती है। यानी कि विष्णुवर्धन जब अलहदा होता है दक्कन के इलाके में, अलहदा होने के बाद वो अपने खुद मुख्तारी हुकूमत सल्तनत कायम कर लेता है और उसके बाद दक्कन के इलाके में ये एक नया सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ये तो है सिलसिला असल चालुक्यों के नस्ल से ही। तो ये पुलकेशिन दुआ का छोटा भाई था, इसलिए उन्हीं का अलहदा होने के बावजूद भी उन्हीं का सिलसिला था। अलहदा इलाके में दक्कन के दूसरे हिस्से पर हुकूमत करने की वजह से इन्हें मशरक़ी चालुक्य कहा जाता है। मशरक़ी चालुक्य जो है अपना पायतख्त था जो वेंकी को बनाया था। वेंकी भी दक्कन के मशरक़ी हिस्से में एक इलाके का नाम था। तो वेंकी को ये अपना पायतख्त बना था विष्णुवर्धन, और बादामी ख़ानदान के राजा जिन्होंने दक्कन के मशरक़ी इलाके पर हुकूमत की थी चालुक्य के नाम से मौसूम किया गया है। यानी कि बादामी ख़ानदान का राजा ही था, क्योंकि पुलकेशिन अव्वल का बेटा था। पुलकेशिन अव्वल जो था वो जयसिम्हा का बेटा था। जयसिम्हा जो है दक्कन के इलाके में प्रवक्ता राजाओं के पास फरमान के हिसाब से काम करता था। तो उसी का सिलसिला चल रहा था, बादामी चालुक्यों का सिलसिला ही चल रहा था। जब पुलकेशिन दुआम ने 611 ईस्वी में विष्णुवर्धन को एक इलाके का जागीरदार बनाता है, तो उस इलाके का खुद मुख्तार बन जाता है। तब से ये अलहदा शाख बनती है। तो बादामी ख़ानदान के राजाओं ने जिन्होंने दक्कन के मशरक़ी इलाके पर हुकूमत कायम की थी, मशरक़ी हिस्से पर हुकूमत कायम करने की वजह से इन्हें मशरक़ी चालुक्य कहा जाता है। जबकि पहले जो चालुक्य हुक्मरान थे बादामी चालुक्य, वो मगरबी हिस्से पर हुकूमत किया करते थे, इसलिए उन्हें बादामी चालुक्य कहा जाता है। बादामी चालुक्य इसलिए कहा जाता है कि उनका सदर मकाम जो था वटापी था। वटापी सदर मकाम होने की वजह से उन्हें बादामी चालुक्य भी कहा जाता है। जबकि मशरक़ी चालुक्यों को वेंकी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेंकी इलाके में अपना पायतख्त बनाया था, अपनी दारुल सल्तनत बनाया था, इसलिए मशरक़ी चालुक्यों को वेंकी चालुक्य भी कहा जाता है। ये दक्कन के मशरक़ी हिस्से पर हुकूमत कायम की थी, चालुक्य के नाम से मौसूम किया गया है। यानी कि इन्हें चालुक्य के नाम से ही जोड़कर पढ़ा जाता है, देखा जाता है। इनके ज़ेर तसव्वुर इलाके जो थे नेल्लूर था, विशाखापट्टनम था, यहाँ का रकबा जो है यहाँ तक नेल्लूर और विशाखापट्टनम का रकबा भी इनके मशरक़ी चालुक्य के हिस्से में ही आता था। दक्कन के इस हिस्से पर इन्होंने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक हुकूमत की थी। यानी कि मशरक़ी चालुक्य जो थे दक्कन के इलाके पर इन्होंने दक्कन के तकरीबन हिस्से पर मशरक़ी हिस्से पर 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक इन्होंने हुकूमत की थी। और इन्होंने तेलुगु अदब की सरपरस्ती की थी, तेलुगु की बड़ी खिदमत की थी, और इन्होंने तेलुगु ज़बान को ही अपने दरबार के सरकारी ज़बान मुकर्रर की थी। इसलिए मशरक़ी चालुक्य जो थे वो तेलुगु की सरपरस्ती करते थे और तेलुगु की बड़ी खिदमत की थी। इस सिलसिले में इनका ज़माना क़दीम तारीख़ हिंद का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। यानी कि इसी सिलसिले में ये जो है हर शोबे को तरक्की दिए थे ये लोग भी, मशरक़ी चालुक्य भी। तो इनके ज़माना क़दीम जो है तारीख़ हिंद के एतबार से, तारीख़ हिंद या तारीख़ दक्कन के हिसाब से सुनहरी ज़माना भी करार दिया जाता है कि इनके दौर में ये इलाका जो था मशरक़ी इलाका बहुत ही तरक्की पजीर था या तरक्की याफ्ता था। इसलिए मौरख़ीन इसे सुनहरी दौर से जोड़कर देखते हैं। इस ख़ानदान के राजाओं में सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ है गजा विष्णुवर्धन था। ये सबसे बड़ा अहम बादशाह था। और गजा विष्णुवर्धन के बाद विजेता दुवम बोल के एक बादशाह था। उसके बाद विजयदत्ता सुवम एक। इस तरह से ये मशरक़ी चालुक्य के हुक्मरानों ने हुकूमत करनी शुरू की थी। तो गजा विष्णुवर्धन का जो दौर रहा है, तो ये मशरक़ी चालुक्य के सबसे अहम दौर रहा है गजा विष्णुवर्धन का, जो 624 ईस्वी शुरू होता है और 642 तक इसका दौर रहा है। तकरीबन मैं समझता हूँ 642 बोले तो 624 से 642 बोले तो 18-20 साल इसका पीरियड रहा है, 18-22 साल कुछ इसका दौर रहा है। इस दौर में उसने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया था। तो ये मशरक़ी चालुक्य ख़ानदान का बानी कहलाता है। गजा विष्णुवर्धन जो बताया ना, विष्णुवर्धन ही जो असल था। एक्चुअली 611 में उसे पुलकेशिन दुवम ने दक्कन के इलाके का जो महेंद्र वर्मन अव्वल से जो इलाका फ़तेह किया था वेंकी का इलाका, वो इलाका इसको जागीरदार, उस इलाके पर पुलकेशिन दुवम ने विष्णुवर्धन को जागीरदार बनाया था। तो जागीरदार बनने के बाद ये 611 से 624 आने तक ये खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली और ख़ुद मुख्तार हुक्मरान बन गया, जिसकी वजह से इसे गजा विष्णुवर्धन का भी कहा जाता है। और ये जो है मशरक़ी चालुक्य का बानी कहलाता है।
तो मशरक़ी चालुक्य जो है बादामी चालुक्य की ही एक शाख थी। तो 611 में जागीरदार बनने के बाद 624 आने तक ये उस इलाके पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और वह अपने अलहदा एक दारुल खलीफा बना लेता है, अपने अलहदा एक सल्तनत बना लेता है और अपनी इस मशरक़ दक्कन के मशरक़ी हिस्से पर हुकूमत करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मौरख़ीन ये मानते हैं कि गजा विष्णुवर्धन जो जागीरदार था वही मशरक़ी चालुक्य सल्तनत का बानी था। वो उसी ने ही मशरक़ी चालुक्य सल्तनत या वेंकी सल्तनत भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसने वेंकी को अपना पायतख्त बनाया था। वेंकी सल्तनत का हुकूमत का बानी कहा जा सकता है। तो मशरक़ी चालुक्य ख़ानदान का बानी जो कहा जाता है वो गजा विष्णुवर्धन था और वो पलकिशन दुव्वम का भाई था। बताया ना, पलकिशन दुव्वम का भाई था, क्योंकि पलकिशन दुव्वम ने ही 611 में इसको जागीरदार बनाया था। तो जो सल्तनत बादामी के चालुक्य राजाओं में सबसे ज़्यादा नामवर वाक़ हुआ है। कौन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नामवर चालुक्य राजा में सबसे ज़्यादा नामवर बादशाह जो गुजरा है वो पलकिशन दुव्वम था, जो बादामी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। बादामी चालुक्य के नाम से, बादामी चालुक्य की तारीख में पलकिशन दुव्वम का नाम वाज़े तौर पर नामवर तौर पर कामयाब बादशाह या कामयाब फतेह बादशाह के नाम से ये जाना जाता है। विष्णुवर्धन को सबसे पहले उसके भाई पलकिशन दुव्वम ने 611 बताया ना कि विष्णुवर्धन को या गजा विष्णुवर्धन भी कहा जाता है। विष्णुवर्धन को सबसे पहले उसके भाई पलकिशन दुव्वम ने 611 ईस्वी में जो है वेंकी के सूबे का सूबेदार मुकर्रर किया। सूबेदार कहो या जागीरदार कहो, तो उस दौर में 611 ईस्वी में पलकिशन दुव्वम ने विष्णुवर्धन को वेंकी के मकाम का सूबेदार बनाया था। ये वेंकी जो इलाका था किससे हासिल किया था? पल्लवा के राजा महेंद्र वर्मन से फतेह के बाद उस इलाके को हासिल किया गया था। तो पलकिशन दुव्वम ने वेंकी के ऊपर विष्णुवर्धन को बतौर सूबेदार मुकर्रर किया था। उसने 624 ईस्वी में अपनी आज़ादी का ऐलान किया। बता 611 में वो सूबेदार था, तो 624 तक आने तक ये उस इलाके का सूबा अपनी आज़ादी का ऐलान किया और वेंकी को अपना दारुल खलीफा बनाया। दारुल खलीफा से मतलब दारुल खलीफा या दारुल सलाम का हो, दारुल खलीफा का हो, या फिर मरकज़ी मकाम, दारुल के मतलब मरकज़ी मकाम। तो उसने वेंकी को अपना दारुल खलीफा बनाया, दारुल मकाम बनाया, मरकज़ी मकाम बनाया और इस तरह वेंकी को मशरक़ी चालुक्य सल्तनत की बुनियाद पड़ी है। इस तरह से वेंकी के मशरक़ी चालुक्य की सल्तनत की बुनियाद पड़ी है। ये वेंकी इलाका पलकिशन दुव्वम दिए सो ही इलाका है विष्णुवर्धन को जागीरदार बनाया था। तो अपने खुद मुख्तारी का ऐलान बनाता है और वेंकी को अपना पायतख्त बनाता है। तो ये वेंकी के मशरक़ी चालुक्य सल्तनत की बुनियाद पड़ी है। उसने 642 तक हुकूमत की थी, यानी कि 624 से 642 तक विष्णुवर्धन ने हुकूमत की थी। ये एक बड़ा फातिहा गुजरा है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा कामयाब हुक्मरान गुजरा है। ये भी एक बहुत बड़ा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर गुजरा है और एक अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने, अपनी सल्तनत को मजबूत करने और अपनी सल्तनत को कामयाबी से हमकिनार करने या कामयाबी से चलाने में ये बड़ा फातिहा गुजरा कहा जाता है, बेहतरीन गुजरा कहा जाता है। अपनी फतूहात की बिना पर उसने विषमा सिद्धि का लक़ब इख्तियार किया था। कौन? ये विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो है अपनी फतूहात की बिना पर उसने एक लक़ब इख्तियार किया था, विषमा सिद्धि का लक़ब इख्तियार किया था विष्णुवर्धन ने। तो विष्णुवर्धन का जो दौर रहा है 624 था 642 तक था। अब उसके बाद विष्णुवर्धन 642 में ज़वाल पजीर हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाता है। तो उसके बाद विजयदत्ता दुव्वम तख्तनशीन बनता है। विजयदत्ता दुव्वम जो है ये इसी सिलसिला एक जलील क़द्र हुक्मरान था, यानी कि विष्णुवर्धन के बाद मशरक़ी वेंकी सल्तनत पर या फिर या कहिए कि मशरक़ी दक्कन के मशरक़ी इलाके पर विष्णुवर्धन के बाद जो हुकूमत किया था, जिसने हुकूमत संभाली थी, उसका नाम था विजयदत्ता दुव्वम। विजयदत्ता दुव्वम जो है एक बेहतरीन हुक्मरान था और वो 108 लड़ाइयों के फातिहा की हैसियत से तारीख़ में मशहूर है। 108 लड़ाइयाँ, यानी कि विजयदत्ता दुव्वम जो था 108 जंगें लड़ी थी, इसलिए तारीख़ में से इस हैसियत से 108 लड़ाइयों की हैसियत से इसे याद किया जाता है। उसने अपने हरीफ राष्ट्रकूटा के राजा उमुक वर्षा को शिकस्त दी थी, यानी कि इसका हरीफ जो था उस दौर में जब इसे विजयदत्ता दुव्वम जब तख्तनशीन हुआ था
था उस वक्त जो है राष्ट्रकूटा सल्तनत एक अलग सी सल्तनत थी। जैसे कि पल्लवा थे, जैसे कि चालुक्य जब बादामी चालुक्य थे, ये रेड्डी थे, विल्मा थे, ये अलग अलग हुक्मरान थे, अलग अलग इलाक़ों पर हुकूमत करते थे। तो उस वक्त जो है मशरक़ी चालुक्य हुक्मरान जो विजयदत्ता दोन था वो उस वक्त राष्ट्रकूटा हुक्मरान पे, राष्ट्रकूटा भी एक वसी सल्तनत थी, राष्ट्रकूटा हुक्मरान पर जो राजा था उसका नाम था अमुक वर्षा हुक्मरान था। तो दोनों के दरमियान जंग होती है। इस जंग में जो है अमुक वर्षा को शिकस्त होती है। उसके बाद अपनी बेटी विजयदत्ता के साथ शादी करने तय करता है पता, यानी कि अमुक वर्षा जो है राष्ट्रकूटा हुक्मरान था। जब उसने विजयदत्ता से शिकस्त खाई तो उसके बाद ये तय पता है विक्रम की जिसका अमुक वर्षा जो हुक्मरान था राष्ट्रकूटा का, वो अपनी बेटी विजयदत्ता को शादी करके दे देता है। यानी कि विजयदत्ता के बेटे के साथ अमुक वर्षा की बेटी की शादी तय पाती है और शादी हो जाती है। तो इस तरह से ये दो जो राष्ट्रकूटा हुक्मरान थे, फिर ये मशरक़ी चालुक्य हुक्मरान थे, वो दोनों जो है रिश्ते में बांधे जाते हैं। उसके बाद जिसका दौर शुरू होता है विजयदत्ता सुवम का। विजयदत्ता सुवम का जो दौर शुरू होता है 844 था 888 ईस्वी तक रहा है। तकरीबन 44 साल इसका पीरियड रहा है। तो 844 से 844 टू 888 तक इसका दौर रहा है विजयदत्ता सुवम का। तो विजयदत्ता सुवम जो है ये भी इस खानदान का अजीम हुक्मरान के हैसियत से शुमार किया जाता है। यानी कि विजयदत्ता भी जो है मशरक़ी चालुक्य के मशरक़ी चालुक्य हुक्मरानों में एक अजीम हुक्मरान की हैसियत से शुमार किया जाता है, एक अजीम हुक्मरान की हैसियत से याद किया जाता है ये मशरक़ी चालुक्य में विजयदत्ता सुवम को। तो उसने राष्ट्रकूटा हुकूमत के राजा को शिकस्त दी थी और उसके दारुल खलीफा मलखेड़ को तबाह किया था, यानी कि इसलिए इसको अहमियत दी जाती है। तो इसने भी जो है विजयदत्ता सुवम जो था वो भी राष्ट्रकूटा हुक्मरानों को शिकस्त देता है और उनका जो सदर मुकाम था, दारुल खलीफा था राष्ट्रकूटाओं का, मलखेड़ के इलाके को तबाह व बर्बाद कर देता है। यानी कि राष्ट्रकूटा हुक्मरानों के जो दारुल खलीफा था उस पर हमला करता है, उसको फतेह करता है और उसको अपने सल्तनत में अलग करते हुए उसके इलाके को सारा तबाह व बर्बाद कर देता है। तो उसने दरिया गंगा के इलाके के राजाओं और पांड्यों के खिलाफ लड़ाइयों में फतवात हासिल की थी। ये कौन? विजयदत्ता सुवम ने दरिया गंगा के इलाके के जो राजा थे उन राजाओं के खिलाफ पांड्या हुक्मरान थे, पांड्या हुक्मरानों के खिलाफ उसने जंग का ऐलान करता है और उन्हें शिकस्त से दो चार करता है। यानी कि ये विजयदत्ता भी मुसलसिल जंगों में मशगूल रहा है, मसरूफ़ रहा है और पांड्यों को शिकस्त देते हुए उनके इलाके को अपनी सल्तनत में अलग करता चला गया। इसके अलावा दरिया गंगा के इलाके में जो राजा हुक्मरान थे उन राजाओं को भी शिकस्त देते हुए उनके इलाकों पर अपनी सल्तनत में अलग करता चला गया, शामिल करता चला गया। तो ये फतवात की सिलसिला जारी फतवात हासिल करी थी। ये फतवात का मशरक़ी चालुक्यों के रुआब व विखार में इजाफे का बाज़ बनी। इसकी जो फतवात थी, इसकी जो कामयाबी थी वो मशरक़ी चालुक्य की इज़्ज़त व विखार में इजाफा करने में बड़ा अहम रहा है। तो बात यही बताते चलो, तो असल जो था मगरबी चालुक्य उन्हीं की एक शाख थी मशरक़ी चालुक्य, और इसको विष्णुवर्धन ने कायम की थी। तो उसके बाद विष्णुवर्धन के बाद विजयदत्ता दुवम तक नशीन हुआ, उसके बाद विजयदत्ता सुवम तक नशीन हुआ। तो उसके बाद विजयदत्ता सुवम जो है पांडवों को शिकस्त देकर गंगा के इलाके में जो राजा थे उन राजाओं को शिकस्त देकर उन इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। शामिल करने की वजह से वेंगी के हुक्मरानों में या फिर ये मशरक़ी चालुक्य के हुक्मरानों में इज़्ज़त व विखार का में इजाफा हुआ। उसके बाद विजयदत्ता सुवम के बाद जो तख्तनशीन हुआ था उसका नाम था राजेंद्र का जो दौर रहा है ये भी मशरक़ी चालुक्य मशरक़ी इलाके पर तकरीबन 200 साल या 4 साल कुछ हुकूमत की थी। तो राजेंद्र जो है 1068 ईस्वी में तख्तनशीन हुआ और 1070 तक उसने हुकूमत की थी। राजा नरेंद्र के वफ़ात के बाद हर तरफ इंतशार और बदमानी का हालात पैदा हुए थे। यानी कि
राजा राजा नरेंद्र के इंतकाल के बाद मशरक़ी चालुक्य के इसमें क्या बोलते हैं इंतशार बरपा हुआ था। इसके भाई राजेंद्र ने चोला ख़ानदानों के राजा की मदद से 1068 ईस्वी में तख्त हासिल किया था। यानी कि इसका भाई जो था राजेंद्र का विजयदत्त सोम का, वो राजेंद्र ने चोला ख़ानदान की, ये चोला भी एक सल्तनत अलग से है, वो आप लोग मुतालिया किए होंगे। तो चोला सल्तनत अलग था, पांड्या अलग थे, रेड्डीस अलग थे, विल्मा अलग थे। ये तमाम छोटे छोटे दक्कन के जनूबी हिंद के इलाके में हुकूमत करने वाले ये छोटे छोटे सल्तनत के हुक्मरान थे। तो इसके भाई राजेंद्र ने चोलों की मदद से जो है चोलों के राजा की मदद से जो है 168 ईस्वी में तख्त हासिल किया। और फिर 170 ईस्वी में जब वो चोला सल्तनत में जवाल के आसार नुमाया हुए तो वहाँ के अवाम ने राजेंद्र को तख्त शाही का पेशकश की थी। यानी कि 170 ईस्वी में जब चोला सल्तनत जवाल के आसार नुमाया, यानी कि 170 ईस्वी में चोला सल्तनत जवाल पजीर हो रही थी या जवाल पजीर हो गई थी, तो उस वक्त वहाँ की अवाम ने राजेंद्र एक्चुअली जो था वो मशरक़ी चालुक्य का हुक्मरान था। तो ये क्या बोलते हैं चोला सल्तनत का जवाल हुआ तो वहाँ चोला सल्तनत की अवाम ने राजेंद्र को तख्त शाही की पेशकश की थी। तो उसने अवाम की इस पेशकश को कबूल भी कर लिया था। यानी कि राजेंद्र जो है चोला सल्तनत की जवाल होने के बाद वहाँ की अवाम राजेंद्र को तख्तनशीन बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। तो इस पेशकश को राजेंद्र ने कबूल भी कर लिया था और तंजूर पहुंचा, चोला सल्तनत के बागडोर संभाल लिया था। तंजूर जो है चोला सल्तनत का एक दारुल खलीफा था। तंजूर एक इलाका है चोला सल्तनत का, तो इलाके का दारुल खलीफा पहुंचता है राजेंद्र और सारा बागडोर हुकूमत का नज़म संभाल लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। तो और कोलू तोलंगा चोला अव्वल के लक़ब से हुकूमत करना शुरू करता है। ये तो असर राजेंद्र जो था वो भी जो था चालुक्य ख़ानदान से था, लेकिन चालुक्य सल्तनत जवाल होने की वजह से वहाँ की अवाम इसको तख्त सौंपती है। तो बाद में वो जो है कोलुवतुंगा चोला के लक़ब इख्तियार करते हुए हुकूमत करना शुरू करता है। तो अब उसने अपने चचाजाद भाई विजयदत्ता को वेंकी की हुकूमत संभालने और आज़ादाना तौर पर हुकूमत करने का मौका देता है। तो राजेंद्र जो है अपने जो चचाजाद भाई जो था विजयदत्ता को वेंकी की हुकूमत संभालने का मौका देता है, संभालने और आज़ादाना तौर पर हुकूमत करने का मौका फराहम करता है। कौन? जितेंद्र विजयदत्ता का जो सिलसिला था वो भी जो था चालुक्य सल्तनत से था। तो इस तरह से ये जितेंद्र ने वेंगी के इलाके पर विजयदत्ता को हुकूमत करने का मौका फराहम करता है। इसकी वफ़ात के बाद राजेंद्र ने चोला सल्तनत की वेंगी के साथ अलाक़ा अमल में ला लिया था। यानी कि विजयदत्ता के जवाल के बाद, विजयदत्ता के फौत हो जाने के बाद, उसके इंतकाल होने के बाद राजेंद्र ने चोला सल्तनत का वेंकी के साथ अलाक़ा कर लेता है। यानी कि चोला सल्तनत को वेंकी में जम कर लेता है, शामिल कर लेता है। तो इसके बाद इसका बाइस जो है सल्तनत वेंकी की साबिक़ अहमियत और विखार का खात्मा हो जाता है। तो वेंकी जो है मशरक़ी चालुक्य का सदर मकाम था। तो जब राजेंद्र ने चोला सल्तनत पर हुकूमत करनी शुरू की तो उस वक्त वेंकी का राजा वेंकी के ऊपर हुकूमत करने के लिए विजयदत्ता को देता है। विजयदत्ता की वफ़ात के बाद जो है राजेंद्र जो वेंकी को चोला सल्तनत में शामिल कर लेता है। चोला सल्तनत में शामिल करने की वजह से जो है वेंकी का जो पुराना विखार था वो विखार ख़त्म हो जाता है, वेंकी का जो अहमियत है वो अहमियत ख़त्म हो जाती है। इस तरह से मशरक़ी चालुक्य का दौर भी ख़त्म हो जाता है। वेंकी इलाका ही जब चोला सल्तनत में अलाक़ा कर लिया गया, वेंकी को ही चोला सल्तनत में शामिल कर लिया गया, तब वेंकी इलाका ही नहीं है, वेंकी दारुल खलीफा ही नहीं रहा। तो इस तरह से राजेंद्र ने अपने चचाजाद भाई को मौका दिया था वेंकी पर हुकूमत करने का, आज़ाद हुकूमत चलाने का, लेकिन उसकी वफ़ात हो जाती है। वफ़ात होने की वजह से वो वेंकी का सारा इलाका जो है वेंकी था वो वेंकी के सारे इलाके को चोला सल्तनत में शामिल कर लेता है, जिस वजह से वेंकी सल्तनत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। मशरक़ी चालुक्य का दौर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से जो है चालुक्य का दौर शुरू होता है। तो इस वजह से वेंकी की अहमियत और विखार ख़त्म हो जाता है। तो
तो उसके बाद ये मशरक़ी चालुक्य जो है सकाफ़त और तेलुगु अदब की तरक्की में बड़ी अहम किरदार अदा किया था। वेंगी के चालुक्य राजाओं ने आंध्र प्रदेश की सकाफ़त कल्चर को आगे बढ़ाया था, तरक्की दी थी, और उन्होंने अपने दौर हुकूमत में बहुत सारे मंदिरें तामीर करवाई थी। और इसलिए जिन अवतारों को पूछते थे, यानी कि जो थे पूर्व वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वेंगी के होंदे या फिर राजेंद्र चोला के होंदे, वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, हिंदू धर्म की पूजा करते थे, हिंदू धर्म पर अमल करते थे, और इसलिए जिन अवतारों देवताओं को या अवतारों को पूछते थे उन्हीं के नाम से मंदिर तामीर भी करवाते थे। यानी कि जो हुक्मरान थे मशरक़ी चालुक्य होंदे या राजेंद्र चोला हुक्मरान होंदे, वो जो है आंध्रा के कल्चर को आगे बढ़ाया था और अपनी तहजीब और सकाफ़त को आगे बढ़ाया था, और कई इलाक़े में मंदिर तामीर कर रही थी। इसके अलावा ये लोग इस दौर में अगर संस्कृत अदब की सरपरस्ती की थी तो हम तेलुगु ज़बान की भी काफ़ी अहमियत दी थे। यानी कि ये लोग जो है संस्कृत ज़बान के अलावा तेलुगु अदब को भी फ़रोग़ देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तमाम शाही रिकॉर्ड जो तेलुगु ज़बान में रखे जाते थे, यानी कि इनके दौर में जो है जितने भी शाही रिकॉर्ड होते थे, जितने भी फरमान जारी होते थे, वो तेलुगु ज़बान में जारी होते थे। तो तेलुगु की तरक्की के लिए भी वेंकी के हुक्मरान और मशरक़ी चालुक्यों ने बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी थी और ये तेलुगु ज़बान की सरपरस्ती की थी। इस तरह से तेलुगु राजा नरेंद्र का ज़माना बिलखुसूस तेलुगु अदब की तरक्की के लिए बहुत ही साजगार रहा है। राजा नरेंद्र का जो दौर रहा है, वो दौर जो है तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने में, तेलुगु ज़बान को ज़बान बिलखुसूस अदब की तरक्की के लिए बड़ा ही साजगार, बड़ा ही बेहतरीन रहा है, और ये तेलुगु ज़बान की तरक्की के लिए बहुत सारे इक़दाम किए थे। इसके एक और दरबारी शायर ने महाभारत का संस्कृत से तेलुगु में तर्जुमा किया था। यानी कि चोला सल्तनत के दरबार में या वेंगी के दरबार में जो शायर था, वो महाभारत का तर्जुमा जो है संस्कृत ज़बान से तेलुगु ज़बान में किया था। इससे यही पता चलता है कि ये राजा इन हुक्मरानों ने न सिर्फ संस्कृत ज़बान को अहमियत दी थी, बल्कि तेलुगु ज़बान को भी अहमियत दी थी। तेलुगु ज़बान में इस अच्छे अच्छे किताबों का तर्जुमा होता था, महाभारत का हुआ, दूसरी क्या मजहबी किताबों का हुआ। इस तरह से ये तेलुगु अदब को तरक्की देने में ये लोग बड़ी अहमियत दी है। और इसके अलावा तेलुगु तर्जुमा और इसके जिसे एक दूसरे आलम ने ये पाया तकमील को पहुँचाया। इसके दौर से जो है दूसरे नामवर उलमा भी नारायण